नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसके आरोप में दो शख्स ऐसे हैं जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज कर दी, मतलब उनको जमानत नहीं मिली। और ये दो शख्स बहुत जाने पहचाने हैं, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कहने को ये पढ़े लिखे और क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये गलत रास्ते पर चल पड़े और ये देश के साथ गद्दारी पर उतर आए। उनमें से एक है शर्जिल इमाम, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है। दूसरा है उमर खालिद, जो कि SQR इलियास का बेटा है। कासिम रसूल इलियास उनका बेटा है। उमर खालिद और कासिम रसूल इलियास की तारीफ मैं आपको बता देता हूं। कासिम रसूल इलियास ये सिमी के सीनियर मेंबर रहे हैं और ऑल इंडिया सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, या कोई इनके पास ओहदा होगा। ये भी पढ़े लिखे आदमी है। और इनका बेटा उमर खालिद ये दिल्ली दंगों का आरोपी है। इन्होंने दिल्ली में जो दंगे हुए थे, लोगों को उकसाया, भड़काया, और ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत था। इनके खिलाफ केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कई बार कोशिश की जा चुकी है इनकी जमानत के लिए, लेकिन नहीं हो रही। 3 लोगों की जमानत हो गई, इनकी नहीं हुई, क्योंकि इन पर आरोप बहुत संगीन है। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नो किया है बेल के लिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ही इनको बेल भी देगा, जब भी देगा या नहीं भी देगा, जैसा भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी और ये लोग, इनके समर्थक जेएनयू में मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, देश के गृह मंत्री की कब्र खुदवा रहे हैं। मतलब इस तरह के नारे जेएनयू के साबरमती कैंपस के बाहर लगे और उसमें डफली लेके लोग नारे लगा रहे थे। मैं वो वीडियो आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं उसका ऑडियो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ऑडियो चलाना ठीक नहीं है। और ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो नारे लग रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये जेएनयू के बाहर लग रहे हैं ये नारे। ठीक है, ये साबरमती हॉस्टल है या कैंपस है, उसके अंदर ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे ये डफली बजाकर छात्र लगा रहे हैं। मैं ऑडियो वीडियो दिखा रहा हूं जानबूझ के, इसका ऑडियो में नहीं चला रहा हूं। देखिए, ये जेएनयू में आधी रात को फिर बवाल। ये सोमवार की घटना है, मंडे की। उमर खालिद शर्जिल इमाम के लिए लगने लगे नारे। तो आपने ये देख लिया, तो इससे एक बात तो तय है कि ये मामला बड़ा संगीन है। और इनके समर्थन में जो नारे थे, क्योंकि इनको बेल नहीं मिली, तो इन लोगों ने अपनी भड़ास निकाली और इनके खिलाफ FIR भी शायद हो गई है वसंत कुंज थाने में। ये जितने भी वहां पर ये क्रांतिकारी लेफ्ट के वामपंथी लोग ये जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, देखिए बहुत लंबा समय हो गया है दोस्तों। जेएनयू एक बड़ा शिक्षण संस्थान है, लेकिन बहुत गलत वजहों से चर्चा में रहा है। ऐसी घटना पहले भी हुई है, जब यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए गए, और उसमें से एक शख्स तो अब नेता भी बन चुका है, जिसका नाम कन्हैया कुमार है, और वो राहुल गांधी का फेवरेट है। यानी उसने जब नारे लगाए, हालांकि वो इससे इनकार करता है, लेकिन वो इन्हीं के गुट का है। बाद में शायद इनके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हो गए होंगे। देखिए, वो राहुल गांधी का फेवरेट है, ठीक है, पार्टी का नेता बन गया वो। तो अब आप ये देखिए कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। शर्जिल इमाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये IITN है और इसने बीटेक किया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में की ये भी, इसकी भी पढ़ाई कर रहा था जेएनयू से, और ये संपन्न परिवार से है। इसके पिता जमींदार हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि गलत वजहों से और गलत रास्ते पर चलने के कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमानत नहीं दी और ये जेल में है। इसी तरह से उमर खालिद भी जेल में है।
देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का इससे कोई लेना देना नहीं होता। पढ़ा लिखा अगर मैं कहूं तो पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था। ओसामा बिन लादेन के पास भी डिग्री थी। अल जवाहिरी के पास भी डिग्री थी, जो मारा गया, वो तो डॉक्टर था। तो इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता। आप जैसा करते हैं वैसा आप भुगतते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दरअसल क्या है, ये अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं और नक्सलिज्म का खात्मा हो चुका है, लगभग सफाया हो चुका है। जो थोड़ा बहुत जो नक्सलवाद है, जो नक्सल समर्थक लोग हैं, वो जेएनयू में है। तो ये समय समय पर इस तरह की जो ड्रामे होते हैं ना, ये करने लगते हैं। अब इससे क्या हुआ, देखिए, इससे क्या हुआ कि ये जो माहौल बना, इससे इनका रास्ता और रुक गया। सुप्रीम कोर्ट अगर इनको कभी फ्यूचर में बेल देता भी तो कैसे देगा? उमर खालिद का बाप, उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, वो अभी कुछ समय पहले न्यूयॉर्क पहुंचे थे और ये बात खुद जोहरान ममदानी ने बताई थी। जोहरान ममदानी ने कहा था, एक चिट्ठी लिखी है, उसके मुताबिक उसने एक चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को कि इन दोनों को रिहा किया जाए। तो सवाल यह है कि एसक्यूआर इलियास को क्या भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? जो दबाव डालने के लिए और ट्रंप प्रशासन को यह बताने के लिए वहां गए थे कि हमारे बेटों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या ये चाहते हैं कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे, तब इनके साथ इंसाफ होगा? तो ये तो एक बहुत गलत अप्रोच है। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई इधर उधर के लोग नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जब आप पढ़ लिख के इस तरह के नारेबाजी करेंगे, 35 सेकंड का ये वीडियो है जो मंगलवार को सामने आया था, जो मंगलवार को सामने आया था, 35 सेकंड का वीडियो है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रचार प्रसार है, सीधा सीधा। गुस्सा जाहिर करने का ये तौर तरीका आपको रेलेवेंट नहीं बनाता, आपको चर्चा में जरूर ले आता है, लेकिन इससे कोई, अब देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग चोरी करते हैं किसी के घर में या डकैती डालते हैं, मैं तो उसको भी उतना वो नहीं मानता बड़ा जुर्म जितना मैं मानता हूं देश के खिलाफ आप नारे लगाएं। और ये शर्जिल इमाम कौन है? ये शर्जिल इमाम जो जहानाबाद का रहने वाला था, जहानाबाद का रहने वाला है, इसने चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात कही। इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए थे, उसका वीडियो वायरल हुआ था कि चिकन नेक को अलग कर दिया जाए, वो तो मुस्लिमों का हिस्सा है। इस तरह की इसने भड़काऊ बातें कही थी। तो ये ताकत आती कहां से है? आप पढ़ाई करने गए हैं यार, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आप जेएनयू में पढ़ें, लेकिन क्या आप देश विरोध की पढ़ाई करते हैं वहां पर? तो ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक दो ट्वीट आपको बताता हूं। अश्विनी उपाध्याय जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और आजकल अच्छे कानूनों के लिए, देश में जो घटिया कानून है उनको ठीक करने के लिए वो मुहिम चलाए हुए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। ऐसे नारे अरब और दुबई में क्यों नहीं लगते? सऊदी अरब और दुबई में ऐसे नारे क्यों नहीं लगते? इनका एक सवाल है। दूसरा, ऐसे नारे चीन और जापान में क्यों नहीं लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे, या चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात, इस तरह की बात चीन और जापान में क्यों नहीं होती? ऐसे नारे अमेरिका और रूस में क्यों नहीं लगते? यही पूछ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय। और ऐसे नारे सिंगापुर, जर्मनी में क्यों नहीं लगते हैं? इसका मतलब यह है, न शिक्षा में संस्कार है और न कानून का कोई डर या खौफ है इन लोगों में। और इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा उछलते हैं और इतने ज्यादा ये लोग, एक कहते हैं ना कि क्रांति का बिगुल बजाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता हूं एक दो
एक ऐसी ही इसके अलावा भी एक ये है आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हैं, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कभी ये सोनिया गांधी के बड़े खास हुआ करते थे। आजकल राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस को टेक ओवर किया है, तब से इनके सितारे गर्दिश में हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में है और इनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जब अभी महाराष्ट्र में जो नगर निकाय वगैरह के चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए क्या कहा? ये कह रहे हैं उमर खालिद पर अत्याचार हो रहा है। ये ट्वीट किया है इन्होंने एक्स पर, उमर खालिद पर अत्याचार हो रहा है। ज़ोहरान ममदानी को भारत के मसलों पर बोलने का अधिकार है। ये ब्लंटली कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी को भारत के मसलों पर बोलने का अधिकार है क्योंकि उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा कराने के लिए चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को। इसलिए ये कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी को भारत के मामलों पर बोलने का अधिकार है। किस हैसियत से? क्यों? इनसे पूछा जाना चाहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसके इशारे पर आप ऐसा कह रहे हैं? फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि यूएसए हमारे मामलों पर बोले। मतलब ज़ोहरान ममदानी हमारे मामलों पर बोलेगा? जो ज़ोहरान ममदानी भारत के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश में जो जुल्म और सितम हिंदू समुदाय पर हो रहे हैं, उससे उसने आंखें मूंद रखी हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू समुदाय पर अत्याचार होते हैं रोज, आए दिन, उस पर ज़ोहरान ममदानी का मुंह नहीं खुलता। ये सेलेक्टिव अप्रोच कहां से आती है? और ये कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान कितनी बेशर्मी से एक और बात कह रहे थे, याद बता देता हूं आपको, लगे याद। इन्होंने पिछले दिनों एक और ट्वीट किया था एक्स पर। इन्होंने कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, भारत ने जब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की थी आतंकवादी अड्डों पर, जिसमें भारत ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी, बहुत नुकसान कर दिया पाकिस्तान का, वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत हार गया, ये लड़ाई हार गया। ये पृथ्वीराज चौहान कह रहे थे। भारत के तमाम प्लेन फाइटर प्लेन गिराए गए। ये पृथ्वीराज चौहान के शब्द हैं और ये कांग्रेस का नेता है। मतलब आप किस हद तक आप गिर सकते हैं, ये इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद जो है वो किसका है, एक ट्वीट और है। ये है पत्रकार रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत कहती है, लेफ्ट छात्रों की नारेबाजी सुनिए, तरस आता है ऐसी सोच पर जहां नफरत की इंतहा ऐसी कि बस कब्र खोद डालो। शर्जिल और उमर को जमानत नहीं मिली तो सबकी कब्र खोद दो। फैसला अदालत का है, लेकिन कब्र खोदेंगे मोदी और शाह की। लाइब्रेरी में फिजिकल रिकॉग्निशन लागू हो गया है, लेफ्ट छात्रों को पसंद नहीं आया तो कब्र खोद देंगे अंबानी राज और अडानी राज की। ये अजीब जहनी बीमारी है, ये मानसिक दिवालियापन है। ये रूबिका लियाकत का ये ट्वीट है। और एक ट्वीट और है, इसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अक्सर आप इनको टेलीविजन चैनलों पर देखते होंगे। उन्होंने क्या लिखा है, सोचिए, देश के टीवी चैनलों पर यूं ही शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में एक वर्ग कुतर्क करता दिख रहा है। ये जेएनयू के छात्र हैं जो कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े हैं। जेएनयू उनके लिए मोदी शाह की कब्र खोदने वाली जगह है। इसी विचारधारा से निकलकर कन्हैया कुमार कांग्रेस में राहुल गांधी का अत्यंत प्रिय हो गया। समझिए कि कम्युनिस्टों ने देश के नौजवानों के मन में कैसे जहर भर दिया है। ये आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात इन्होंने ली थी। तो ये जो क्या है ना, ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है इस तरह से, इसने इनको अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का मौन समर्थन है। कांग्रेस का ये समर्थन है इसके पीछे। कांग्रेस ने अपना नैतिक समर्थन इसको दे रखा है, क्योंकि राहुल गांधी भी बाहर हैं।
राहुल गांधी को भी कोई मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, 11 साढ़े 11 साल हो गए। अब अपनी पार्टी के अंदर भी बगावत की स्थिति हो गई है। अब बहन भाई का आपस में क्लैश है। तो बात यह है कि जेएनयू जैसे संस्थान जो है ना, इनमें ये होता क्यों है? दरअसल में जेएनयू में होता क्या है दोस्तों, अब जेएनयू में कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाके आदमी वामपंथी कैसे बन जाता है। वामपंथी ऐसे बनता है कि वहां जो एडमिशन लेता है उसकी ग्रूमिंग की जाती है वामपंथियों के तौर पर। उनको शराब पिलाना, सिगरेट पिलाना, सारे गांजा चरस पिलाना, और फिर किसी भी सरकार के खिलाफ, खासकर क्योंकि लेफ्ट विंग है वहां पर, वामपंथी विचारधारा है जेएनयू में, तो राइट विंग के खिलाफ एक जहर भरा जाता है उन छात्रों के दिमाग में जो कि वहां पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि शर्जिल इमाम शायद पहले ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ, जेएनयू में आकर वो प्रॉपर वामपंथी हो गया। और ये भारत को तोड़ने के लिए, चिकन नेक को भारत से अलग करने के लिए ये इसका मंसूबा, और ये स्पीच है इसकी, ऑडियो वीडियो है बाकायदा। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। तो अब इन्होंने बेसिकली ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ एक युद्ध चाहते हैं, उनको उनको सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। कैसे कर देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में भी तो कुछ विद्वान लोग बैठे हुए हैं ना, और इन पर तो यूएपीए लगना चाहिए। और ये मोदी की कब्र खुदेंगे के नारे लगा रहे हैं, अमित शाह की कब्र। अरे भैया, कब्र वो तो मुस्लिम थोड़ी है जो कि उनकी कब्र खोदेगी, वो तो हिंदू है। हिंदुओं की कब से कब्र खोदने लगी इस तरह के नारे जो जेएनयू में लग रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये मामला, क्योंकि दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, ये मामला देशद्रोह का है, ये मामला देश के खिलाफ गद्दारी का है, तो जब तक अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक वो इनकी आंखों के कांटे बने रहेंगे। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं इससे उबरने की। इनको लगता है कि इनके पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े हो गए साहब, बड़े बड़े वकील, पैसे वाले, जो एक एक अपीयरेंस का 10-10 लाख रुपए लेते हैं, वो खड़े हो गए, लेकिन जमानत नहीं मिली। और क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को जमानत मिलनी चाहिए? लिखिएगा अपने कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।